हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। एंड आपकी जो प्रिपरेशन है एग्जाम की हो गई होगी, आई होपफुली। कल आपका जो है ईपीएफओ एपीएफसी का एग्जाम है। आज हम इस वीडियो में 10 इंग्लिश क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको वहाँ पता चले एग्जाम हॉल में कि अगर आपने इंग्लिश अभी तक नहीं भी किया है, फिर भी आप किन ट्रिक्स से, क्या चीट कोड से जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। आपको हमारे चैनल पे वीडियो भी मिल जाएगी इंग्लिश पीवाई की, जिसमें 100 क्वेश्चन कराएं, जिसमें आपको 7 to 8 टाइप्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखने को। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहां से देख लीजिएगा। जो 30 से 40 मिनट का वीडियो है, पता चल जाएंगी चीजें कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश के। यहाँ पे सिर्फ हम ट्रिक्स की बात करेंगे। टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो अरेंज करना होता है, ठीक है। अब इसमें ट्रिक क्या है? अरेंज करना है। अब यहाँ पे बिफोर द जज दिया है, सेंटेंस ही इनकम्प्लीट है, ठीक है। वॉज इनकम्प्रिहेंसिबल तो ये भी नहीं होगा, पी भी फर्स्ट पे नहीं होगा, आर भी फर्स्ट पे नहीं होगा। तो क्या करना है आपको? ऑप्शंस में कहीं भी नहीं है, ठीक है। पी और आर तो है ही नहीं। देन और पी आपका जो है ना वो लास्ट में भी नहीं होगा, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे एस होना चाहिए या फिर क्यू होना चाहिए, दो ही सेंटेंस बचते हैं आपकी स्टार्टिंग में। लेट हमने चलो एस मान लिया, एस सही है। एस से कौन से दो स्टेटमेंट है हमारे, तो अगर हम ए फॉलो कर रहे हैं तो एस के बाद क्यू आएगा। हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट वॉज इनकम्प्रिहेंसिबल बिफोर द जज। बिल्कुल सही नहीं है ये सेंटेंस। आपको लग ही रहा होगा पढ़ने में कि चीजें मिसमैच हो रही हैं। अगर हम डी की बात करेंगे तो हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी वॉज इनकम्प्रिहेंसिबल गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट। पहले इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि इनकम्प्रिहेंसिबल है, तो इसमें क्या होगा ना कि पहले ये वाला सेंटेंस आएगा, वो रीजन बताएंगे कि वो क्लियरली इनोसेंट प्रूव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, तो ये बाद में आएगा। क्यों के बाद क्या आएगा? आर आएगा। तो यहाँ पे सी में आप मान लीजिए मान रहे हैं क्यू और देन एस। क्यू के बाद क्या है? एस है। गिवन दैट ही वॉज क्लियरली इनोसेंट हिज डिसीजन टू प्लीड गिल्टी बिफोर द जज वॉज इनकम्प्रिहेंसिबल, और सी ही इसका जो है वो आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आप अगर स्टेटमेंट्स देखेंगे तो पहले ये देखेंगे कि इसमें एस जो है वो फर्स्ट नंबर पे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग ही इसकी गड़बड़ है। तो यहाँ पे ये आपका एस जो है वो आप गलत कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब बचता है आपका ए, सी एंड डी। तो आप पहले सी और डी पे आइए, क्योंकि यहाँ पे क्यू जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। क्यू कह रहा है इट इज डिफिकल्ट, देन पी डिफिकल्ट होता है क्या? व्हेन यू स्टेटेड प्रिंसिपल आर एट ऑड विद योर ग्राउंड रियलिटीज। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे ये सी भी गलत हो जाएगा। डी की बात करेंगे तो इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच व्हेन यू स्टेटेड प्रिंसिपल आर एट ऑड विद योर ग्राउंड रियलिटीज। तो ये बिल्कुल सही बन रहा है, तो डी इसका जो है वो आंसर सही हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग डी इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि अब यहाँ पे देखिए फॉर असिस्टेंट है, फॉर असिस्टेंस है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये नहीं होगा, यहाँ पे आप गलत कर देंगे, ठीक है। एंड पी जो है वो लास्ट में होगा भी नहीं और स्टार्टिंग में भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये भी आपका गलत हो जाएगा।
इसका जो आंसर फिर बनेगा क्यू और एस से बनेगा। एस यहाँ पे स्टार्टिंग में कहीं भी दिया नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है, ए है, और ए बिल्कुल सही आंसर है। इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट पीपल इन डायर नीड रीच आउट टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर असिस्टेंस। तो इसका ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन क्वेश्चन में भी आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा है। नियरेस्ट मीनिंग पूछ लिया, इसका मतलब है सिनोनिम पूछा है। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। और यहाँ तो इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है, मे भी इस बार हाईलाइट ना करें, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिनोनिम पूछ लिया। अब यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए नहीं पता है कार्नेज का मतलब, तो आप कैसे करेंगे। टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस, तो वायलेंस की बात कर रहा है। ठीक है, खून खराबे की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लड शेडिडीज का आंसर होगा। कंसर्न और सटायर तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, और लस्ट भी नहीं होगा, तो ए हो आंसर इसका हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें सिनोनिम ही पूछा है, बट मान लीजिए कि आपको इमैकुलेट का आंसर नहीं पता कि इमैकुलेट जो है उसका सिनोनिम क्या होगा, तो पहले पूरा सेंटेंस पढ़िए, बिल्कुल इसको देख के ही कट नहीं मारना है आपको। सी इज एन इमैकुलेट सोल, सोल की बात हो रही है। ठीक है, हुज प्रेजेंस मेक्स ऑल द डिफरेंस, तो उसकी जो प्रेजेंस है वो अच्छा इफेक्ट डालती है, अलग इफेक्ट डालती है, तो इसका मतलब और अच्छी बात कही जा रही है। ठीक है, तो स्पॉटलेस होगा, मतलब परफेक्ट है, परफेक्टली क्लीन है, टाइडी है। यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं होगा, अनपैरेलल्ड भी नहीं होगा। जो सेंटेंस के हिसाब से आपका बन रहा है, वर्ड के आगे पीछे क्या सेंटेंस, क्या वर्ड क्या कह रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था इंग्लिश के, हमने 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस किए। आई होप बात कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस की कि अगर आपको इनका मतलब नहीं भी पता है, फिर भी आप वहां पे एग्जाम हॉल में आंसर कैसे टिक करके आओगे सही। देखिए, क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा है। अब यहाँ पे है कि द ऐसे वॉज बैडली रिसर्च्ड एंड कंटेन्ड सेवरल प्लेटिट्यूड एंड जनरलाइजेशन। अब ऐसे को क्या किया गया, बैडली रिसर्च कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि कुछ गलत ही इसमें दिया हुआ है, बैडली रिसर्च किया गया है, एंड अगेन जनरलाइजेशन कर दिया गया, मतलब कुछ कॉमन चीजें इसमें दे दी है। ठीक है, जनरलाइजेशन कर दिया है, कॉमन चीजें दे दी है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं हो रहा, इम्प्रिसाइज भी नहीं हो रहा, सबसे वेग और सब्जेक्टिव स्टेटमेंट की बात भी नहीं हो रहा। सबसे जो सही आपको यहाँ पे क्लिक करेगा कि जनरलाइजेशन मतलब कॉमन, मतलब ऑफन यूज्ड। ठीक है, बैडली रिसर्च इज अनओरिजिनल आइडियाज। ठीक है, तो सी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, जैसे द 100-year-old कॉलेज बिल्डिंग वॉज नाउ इन अ डीरेलिक्ट स्टेट। अब 100 साल पुरानी बिल्डिंग की बात कह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 100 साल पुरानी बिल्डिंग है तो कुछ खराब हालत में ही होगी वो, तो उसको प्रिजर्व तो आप नहीं करेंगे हिस्टोरिकल वैल्यू के लिए। अनसेफ फॉर ऑक्यूपेशन, बात ही नहीं कर रहे हैं इसमें कहीं पे ऑक्यूपेशन की। ओरिजिनल ब्यूटी आप कैसे उसको, मतलब 100 साल पुरानी है, स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओरिजिनल ब्यूटी रिलेटेड भी कुछ नहीं है। सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अब जैसे ये 9th वाला क्वेश्चन है, माई सेरेंडिपिशियस एनकाउंटर विद द मैन ऑन द बस। एनकाउंटर मतलब कि एकदम से अचानक ही मुलाकात हुई। प्रोफाइंड प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ, लाइफ पर बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा। तो अचानक से एनकाउंटर हो गया, तो अ चांस इवेंट, चांस मिला, और इवेंट जो है एक कभी भी ना भूलने वाला जो है एक इवेंट बन गया। तो यहाँ पे ये डी जो है वो आंसर हो गया। कुछ एक क्वेश्चन इस टाइप का भी कर सकते हैं इस बार, क्योंकि देखिए ये ईओ का पेपर था, और स्टार्टिंग वाला जो हमने देखा अरेंज करना था, वहां पे भी वो एपीएफसी में आया था। तो हो सकता है इस बार 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के दे दें और 2 से 3 क्वेश्चन उस टाइप के दे दें। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इन्होंने क्या किया है ना, इसमें कि 2 सेंटेंस आपको दिए हैं स्टार्टिंग के और एंड के, बीच के जो सेंटेंस है वो आपको अरेंज करने हैं। इसमें किस तरीके से लेके चलनी है आपको चीजें, ये भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसा, जियोलॉजिकल मैपिंग व्हेन प्रॉपर्ली डन डिमांड्स स्किल एंड जजमेंट। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, जियोलॉजिकल मैपिंग की बात कर रहा है। जब
क्या डिमांड करता है? स्किल्स एंड जजमेंट। लास्ट में क्या है? नथिंग इज मोर नेव दैन बिलीव दैट अ फील्ड जियोलॉजिस्ट शुड गैदर ओनली फैक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ विच इज टू बी मेड एट द लेटर डेट। फर्स्ट सेंटेंस में हमने बात की जियोलॉजिकल मैपिंग की। अब देख लेते हैं यहाँ पे डिमांड्स स्किल एंड जजमेंट। पी सेंटेंस क्या कह रहा है? वाइल द, हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। पी जो है वो एक ऑप्शन में है, एस दो। अब यहाँ पे वो वाला जो है फिट नहीं होगा जो हमने आपको ऊपर बताया था कि दो ऑप्शंस में एस एस आ रहा है, तो पहले वो आप देख लीजिए एस आर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे गलत भी हो सकता है। बी अगर लेंगे वाइल द फील्ड वर्क प्रोग्रेसेस ही शुड कंसीव एज मैनी इंटरप्रिटेशन एज आर कंसिस्टेंट विद द नोन फैक्ट। अब यहाँ पे बात कर रहे थे जियोलॉजिकल मैपिंग की, जो कि बिल्कुल आप देख रहे हैं कि सेंटेंस एक पैराग्राफ है, तो उसमें पहले एक पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है जियोलॉजिकल मैपिंग, डिमांड स्किल एंड जजमेंट। यहाँ पे कहीं भी कनेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी तो आपका नहीं होगा। देन बात करें हम ए की। ए कह रहा है जियोलॉजिकल मैपिंग व्हेन प्रॉपर्ली डन डिमांड स्किल एंड जजमेंट अबव ऑल फील्ड। अब एकदम से ये अबव ऑल पे आ गया, बीच में कुछ चीजें होंगी जो बताएगा जियोलॉजिकल मैपिंग से रिलेटेड, स्किल एंड जजमेंट से रिलेटेड, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, बी आपका राइट होगा। कैसे आप एनालाइज करेंगे? बी में है आर, जियोलॉजिकल मैपिंग के बाद बात कर रहे हैं। देखिए अगेन बोला ना मैंने, कनेक्ट करना है, मैपिंग की बात कर रही है। क्यों? क्योंकि ये जो मैपिंग है डिमांड कर रही है स्किल एंड जजमेंट। क्यों? क्योंकि मैपिंग रिक्वायर कीन ऑब्जर्वेशन एंड द नॉलेज ऑफ व्हाट डाटा आर सिग्निफिकेंट। कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस को पैराग्राफ में। आप देखते हैं ना अनसीन पैसेजेस वगैरह जो आते हैं, उसमें एकदम से अगर एक ही टॉपिक की बात करी, अलग अलग टॉपिक की बात करी, तब तो बात छोड़िए, एक ही टॉपिक की बात किया तो वो एकदम से कुछ भी नहीं लिखते हैं, कनेक्ट करते हैं ना चीजों को। दिस इज व्हाट पैराग्राफ मीन। जहां पे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, आप भी जो है वो बिल्कुल सही कर देंगे। अब देखिए आर के बाद भी बिल्कुल वो उसी फील्ड की ही बात कर रहा है ना, कि क्यों चाहिए होता है स्किल एंड जजमेंट, अनफोल्ड एक्सपीरियंस जजमेंट आर एसेंशियल इफ द जियोलॉजिस्ट इज टू इवैल्यूएट प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था इंग्लिश के, हमने 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस किए। आई होप आपको समझ आया होगा कि एग्जाम हॉल में एकदम डरना नहीं है, क्वेश्चंस को देखकर इंग्लिश बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं। 15 to 17 क्वेश्चन अच्छे से हो सकते हैं, अच्छे से वहां पे काम रहिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।